हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ-IAS हिंदी। और आज हम अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज का दूसरा क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। आशा करती हूं आपको ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही होगी। आपने एग्जाम्पल के तौर पे क्लास देखा होगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो भी प्रस्तावना पे ही आधारित है, लेकिन आप सबसे पहले हम सीखेंगे क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन की डिमांड को समझेंगे, है ना। क्वेश्चन को तोड़ने का प्रयास करेंगे कि कितने पार्ट्स में हम क्वेश्चन को डिवाइड कर सकते हैं। हम अपने आंसर में क्वेश्चन में पूछे गए हर एक पहलू को समावेशित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के दार्शनिक आधारों को संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित इसकी प्रस्तावना के माध्यम से सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है। सविस्तार वर्णन करें। ऊपर से गया, कोई बात नहीं, इसलिए कहती हूं क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है। अब यदि मैं इसको पढ़ने का तरीका बताऊं तो हम ये बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान के दार्शनिक आधारों को प्रस्तावना के माध्यम से सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है ना। यानी प्रस्तावना को यदि हम पढ़ लें अच्छे से तो हमें हमारे संविधान के दार्शनिक आधारों के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी हो जाएगी। एक पार्ट तो इसका ये है सीधा सीधा। अब दूसरा सिंपल सा पार्ट है कि भाई ये जो प्रस्तावना है ना, ये स्वयं किससे प्रेरित है, तो ये स्वयं उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है। यानी हमें अपने इस आंसर में प्रस्तावना की महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ साथ उद्देश्य प्रस्ताव का भी जिक्र करना पड़ेगा। यदि आप आंसर में उद्देश्य प्रस्ताव का जिक्र नहीं करेंगे तो आपका आंसर अधूरा माना जाएगा और यह माना जाएगा कि आपने क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझा। हमें यह तो दिखाना है इस आंसर में कि हमारे संविधान के सर्वोत्तम जो दार्शनिक आधार हैं उनको प्रस्तावना के माध्यम से समझा जा सकता है, लेकिन साथ ही हमें यह भी दिखाना पड़ेगा कि यह प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव से कैसे प्रेरित है। बात समझ में आई बच्चे? तो ये दोनों डिमांड जब हमारी आंसर में फुलफिल होंगी तब जाके हमारा आंसर कंप्लीट माना जाएगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन की डिमांड समझ में आई होगी। तो चलिए आंसर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भूमिका बताएंगे कि भाई उद्देश्य का हमारे संविधान का, यानी जो प्रस्तावना है हमारे संविधान का मुख्य आधार है, जिसमें भारतीय संविधान के आधारभूत दर्शन को और मूल्यों को समाहित किया गया है। अब ये जो उद्देशिका है हमारे संविधान की प्रस्तावना है, ये कहीं ना कहीं उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है, जिस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था, पारित किया गया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव के जो मूल्य थे, जो विशेषताएं थी, उन उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषताओं को हमने प्रस्तावना में समाहित करने का प्रयास किया है। यानी कहीं ना कहीं जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है। कैसे प्रेरित है, तो हम उद्देश्य प्रस्ताव की कुछ विशेषताएं बता देंगे। तो भाई सबसे पहली उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषता ये थी कि उद्देश्य प्रस्ताव में एक संप्रभु गणराज्य की परिकल्पना की गई थी। एक ऐसा गणराज्य जहां पे शक्ति का स्रोत वहां की जनता होगी और एक ऐसे संघ की परिकल्पना होगी जो सभी राज्यों से मिलकर बनेगा। यानी कैसा राज्य की परिकल्पना उद्देश्य प्रस्ताव में की गई? केंद्रीकृत की विकेंद्रीकृत राज्य की परिकल्पना, जहां राज्य और संघ के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा। यानी उद्देश्य प्रस्ताव में विकेंद्रीकृत राज्य की बात थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात थी, संप्रभुता की बात थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, यदि हम उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषताओं को देखें तो ध्यान रखिएगा, यहां पे विधि और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन रहते हुए जितनी भी विशेषताएं हमारे संविधान की आपको दिखती हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात, कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा की और अवसर की समानता प्राप्त हो, हमें एक ऐसा देश बनाना है। इसके साथ ही विधि के समक्ष समानता की बात थी उद्देश्य प्रस्ताव में, प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समान माना जाएगा, किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। साथ ही हम ये कह सकते हैं वाक, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी जो आप आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता को देखते हैं, है ना, विश्वास या प्रस्तावना में जो मूल्य देखते हैं आप, स्वतंत्रता के 5 प्रकार की स्वतंत्रता
की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो ये सारे लक्षण हमें उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिलते थे। यानी जो न्याय है, जो समानता है, जो बंधुत्व है, जो स्वतंत्रता की संकल्पना है, इसके साथ ही संघ बनाने, कार्य करने की जो स्वतंत्रता वगैरह थी, इन सब की बात उद्देश्य प्रस्ताव में की गई थी। इतना ही नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव में जो हमारे देश के अल्पसंख्यक हैं, अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके जो रक्षोपाय हैं, उनका भी आश्वासन दिया गया था। यानी हमारे उद्देश्य प्रस्ताव की कुछ विशेषताएं आपको पता होंगी। अब इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित होकर बनी हमारी प्रस्तावना, और हमारी प्रस्तावना हमारे दार्शनिक आधारों को कैसे सर्वोत्तम तरीके से एक्सप्लेन करती है, उसको बता देंगे अब। तो यानी हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने भूमिका बता दी, हमने उद्देश्य प्रस्ताव की कुछ क्या बता दी, विशेषताएं बता दी। अब हम सेकंड पार्ट में आएंगे कि भारतीय संविधान को निर्देशित करने वाले दार्शनिक ढांचे के तौर पे उद्देशिका, ठीक है, कैसे काम करती है। तो भाई उद्देशिका संविधान निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शन स्रोत है, और हमारे संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित होकर बहुत सारी विशेषताओं को अपनाया है उद्देश्य प्रस्ताव से, उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में। ध्यान रखना, उद्देशिका कह लो, प्रस्तावना कह लो, प्रिएम्बल कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो क्या क्या हमने अपनाया, या फिर हम जब एक्सप्लेन करेंगे इसको कि भारतीय संविधान के दार्शनिक आधारों को सर्वोत्तम तरीके से प्रस्तावना कैसे एक्सप्लेन करती है, तो हमारे सारे दार्शनिक आधार बता देंगे। तो भाई सबसे पहले तो संप्रभुता की बात करती है प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता, तो संप्रभुता का मतलब क्या, कि एक ऐसा भारत जो अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होने के साथ साथ बाह्य मामलों में भी स्वतंत्रता के साथ निर्णय लेगा। भारत किसी भी राष्ट्र, किसी भी संगठन के अधीन रह के काम नहीं करेगा। भारत की अपनी स्वतंत्रता है, संप्रभुता है, आंतरिक मामलों में भी और बाह्य मामलों में भी। तो स्वतंत्र संप्रभुता की अवधारणा, इसके साथ साथ गणतंत्र की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में होती है। तो गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं। और साथ ही गणतंत्र का दूसरा अर्थ होता है कि यहां पे जो राज्य का प्रधान होता है, राज्य जो प्रमुख होते हैं, वो वंशानुगत नहीं होते बल्कि निर्वाचित होते हैं, है ना। तो संप्रभुता, गणतंत्र। साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था की जब हम बात करेंगे तो हमें विशेष तौर पे बताना पड़ेगा कि भारत में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र की परिकल्पना की गई है, बल्कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की भी परिकल्पना की गई है। प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था यानी संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ एक ऐसी सरकार जो जन कल्याणकारी हो, जो लोक कल्याणकारी हो। राजनीतिक लोकतंत्र तो है, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन तो है, लेकिन यह शासन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, यानी लोकतांत्रिक अवधारणा। इसके साथ ही न्याय, न्याय की अवधारणा कल की क्लास में मैंने आपको डिटेल से बताया था। हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की परिकल्पना सामने रखी गई है, और कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य के सृजन की बात कही गई है, और प्रत्येक प्रकार की विषमता को समाप्त करने का उद्देश्य रखा गया है न्याय की परिकल्पना के माध्यम से। ये जो विशेषताएं आप पढ़ रहे हो ना, प्रस्तावना की जो मूलभूत आधार है, ये प्रस्तावना कहीं ना कहीं हमारे संविधान के दार्शनिक आधारों का आधार दिख रहा है आपको। यानी यदि आपने प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लिया तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे संविधान का दार्शनिक आधार क्या होगा। बात समझ में आई? तो उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। तो भाई संप्रभुता की बात है, गणतंत्र की बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात है, न्याय की बात है, और इससे आगे मैं बताऊं दोस्तों 31 जुलाई लास्ट डेट है P2I बैच में एडमिशन लेने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन कराई जाएगी। डेली क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है,
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली, इसके साथ ही आपको किताबें भी फ्री मिल रही हैं, और अगर आप पीटी पास करते हैं तो आवासीय सुविधा भी इसमें इंक्लूड है। दिल्ली में 4 महीने तक आपका रहना, आपको अपनी गाइडेंस में पढ़ाना। यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोड यूज कीजिएगा LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये कंप्लीट P2I बैच आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। ठीक है, कोड यूज करना है आपको LD Live। ठीक है, तो चलें, हमने देख लिया न्याय। इसके बाद हम बात करें स्वतंत्रता। हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की भी बात है ना भाई। तो स्वतंत्रता की बात के आधार पर यदि हम देखें तो समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए एक स्वतंत्र और सभ्य समाज की स्थापना के लिए कुछ न्यूनतम अधिकारों की बात की गई है, व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, ध्यान रखना। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि न केवल स्वतंत्रता दी गई है, बल्कि इन स्वतंत्रता को लागू करने के लिए हमारे संविधान में गारंटी की भी व्यवस्था की गई है ना। तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता का आदर्श हमें दिखाई दे रहा है, समानता का आदर्श हमें उद्देशिका में दिखाई देता है। तो समानता की यदि बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता के आदर्शों की गारंटी दी गई है। कहां पे? प्रतिष्ठा और अवसर की समता के आदर्शों की गारंटी संविधान द्वारा प्रदान की गई है। जो समता के मूल अधिकार यानी समानता का जो मूल अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 फंडामेंटल राइट है हमारा। डीपीएसपी में भी हमें समानता आर्टिकल 39 समानता प्राप्त करने के उद्देश्य दिखते हैं ना आपको। मैंने कल भी की क्लास में भी बताया था, आर्टिकल 39A है कि भाई पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, है ना, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। 39A। 39B कहता है धन के ये देश के संसाधनों का देश हित में प्रयोग होगा। 39C कहता है धन के संकेंद्रीकरण पर रोक होगा। यानी कहीं ना कहीं आर्थिक समानता की अवधारणा से जुड़े हुए हैं ये, यानी कहीं ना कहीं समानता के उद्देश्य के आधार पे असमानताओं को कम करने का, समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद बंधुत्व। तो बंधुत्व की अवधारणा उद्देशिका सभी वर्गों में बंधुत्व की भावना को प्रेरित करती है, और यही बंधुत्व की भावना पंथ निरपेक्षता के आदर्शों को प्रतिष्ठापित करके इन्हें प्राप्त करने का प्रयास करती है। भाई जब बंधुत्व होगा तभी तो पंथ निरपेक्षता को हम अच्छे से लागू कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही बंधुत्व तक ही बात खत्म नहीं होती, इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि जैसे 39A है, 42 है, 43 है, ये कल मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं। इनके प्रावधानों के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा को भी सुनिश्चित किया गया है। व्यक्ति की गरिमा और साथ ही राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हमारे संविधान में समाविष्ट किया गया है। तो यदि आप प्रस्तावना के इन मूल्यों को समझे तो आप आसानी से यह बता सकते हो ना कि भारतीय संविधान के दार्शनिक आधारों को प्रस्तावना के माध्यम से सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है। यानी यदि आपने प्रस्तावना को पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आप हमारे संविधान के दार्शनिक आधारों को समझ जाओगे। तो आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना कि कौन से ऐसे आदर्श हैं जो हमें प्रस्तावना के माध्यम से दिखते हैं। तो जितने आदर्श हमने एक्सप्लेन किए वही आदर्श हैं। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आया, यानी हमें भूमिका लिखनी पड़ेगी, हमें उद्देश्य प्रस्ताव की कुछ विशेषताएं लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि स्पेशली मेंशन किया गया है उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित प्रस्तावना, और फिर प्रस्तावना की कुछ वो विशेषताएं जो दार्शनिक आधारों को स्पष्ट कर देती हूं। तो प्रस्तावना की वो सारी विशेषताएं जिसमें संप्रभुता है, गणतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, व्यक्ति की गरिमा है, एकता, अखंडता है। और निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना के माध्यम से हमारे संविधान के दार्शनिक आधारों को सर्वोत्तम तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। मुद्दा क्लियर हुआ? इस तरीके से लिखाओगे बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। अब इसमें आप, जैसे मैंने कहा, ये मैं एक्सप्लेन का पॉइंट बता रही हूं। जब आप थोड़े मैच्योर हो जाओगे तो इन बातों को आप कुछ ग्राफ्स के माध्यम से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव की जो बातें आपको पॉइंट्स में बताई, इनको आप ग्राफ्स में बता सकते हो कि भाई उद्देश्य जो प्रस्ताव है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इनको आप कुछ इस तरीके का एक चार्ट बना के बता सकते हो कि भाई ये बात की, ये बात। इससे आपको टाइम भी कम लगेगा लिखने में,
क्योंकि पॉइंट्स में लिखोगे और इससे आपकी कॉपी भी थोड़ी अट्रैक्टिव बनेगी, सुंदर बनेगी, है ना, ध्यान रखना। या आप इस तरीके से लिख सकते हो, उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषताएं, तो भाई ये विशेषता थी, ये विशेषता थी, ये विशेषता, ये विशेषता, ये विशेषता, और फिर प्रस्तावना कैसे प्रेरित है। तो जब आप उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषताएं बता दोगे तो अपने आप दिख जाएगा कि भाई ये सारी विशेषताएं तो हमें प्रस्तावना में भी दिख रही हैं, यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है, तो उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है। आपके आंसर में कुछ फैक्चुअल चीजें आनी चाहिए, तो आप पीटी, जैसे होता है ना कि मैम हम पीटी का यूज कैसे करें मेंस में, तो आपको पता है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, क्वेश्चन में उद्देश्य प्रस्ताव का जिक्र है, तो आपको ये फैक्ट जरूर यूज करना चाहिए अगर आपको याद है तो, और पीटी में आप पढ़ते ही हो, इसलिए पीटी और मेंस की तैयारी एक साथ होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट। सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद से लिखने का प्रयास करना। पीडीएफ आपको ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। 31 जुलाई अंतिम तिथि है। अगर एडमिशन लेना है तो कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, ठीक है। और यदि इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना ताकि मुझे कुछ सजेशन और मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।